बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 अध्याय 8। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। बच्चों इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। सर्वप्रथम जानेंगे यह पाठ की विधा क्या है। यह पाठ गद्य खंड का है। यह एक व्यक्ति चित्र पर आधारित है। जैसे व्यक्ति चित्र का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की ऐसी विशेषताएं, ऐसे गुण को इस पाठ में प्रदर्शित किया जाता है जो हम अपनी जीवन में उसको उतार सकते हैं। जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की जो जीवन है उस पर आधारित एक व्यक्ति चित्र लेते हैं और इस पाठ में संजोते हैं। तो हम इस पाठ से क्या सीख सकते हैं और कैसे समझेंगे वो पाठ सार में जानते हैं। तो सर्वप्रथम पाठ में बढ़ने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे जो हमेशा करते हैं, फिर उसके बाद पाठ में प्रवेश करेंगे। पाठ का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। बच्चों अध्याय 8 है। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, ये आप नोट करते रहिएगा। रामवृक्ष जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कौन सा आंदोलन? स्वाधीनता आंदोलन। आप सभी पता है जितने भी हमारे लेखक हैं या जितने महापुरुष हैं, आज़ादी के पूर्व का क्यों इसमें जो है लिखा जाता है? क्योंकि सभी अपनी अपनी तरह से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। किससे? अंग्रेजों से। जब हम गुलाम थे, जो महापुरुष उनसे युद्ध करते तो मैदान में जाते, उनके विरुद्ध लड़ाई करते और जैसे अंग्रेज सरकार को पता चलता हो उनको जेल में डाल देते। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी पुरुष हुए, लेखक कवि हुए, जिन्होंने कविता और लेखन के माध्यम से लोगों में जागृति लाई कि हमें क्या है, हमें स्वतंत्र होना है। तो इस प्रकार के आंदोलन से सब जुड़े और उनको जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, अंग्रेजी लोग क्या करते, इनको जेल में डाल देते थे। इसके बाद है सक्रिय रूप से जुड़ गए, कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक मतलब ऐसा संपादन जो रोज आता है। अब यह बात कब है? आज़ादी के पूर्व की बात है। किस प्रकार से लेखक और कवि अपनी कविताओं और लेखन के माध्यम से आज़ादी के लिए लोगों में जागृति ला रहे थे। कुछ पत्रिकाएं ऐसी थी रामवृक्ष जी की जो रोज आती थी, जिन्हें दैनिक कहते हैं। कुछ पत्रिकाएं ऐसी थी जो साप्ताहिक आती, यानी एक सप्ताह में एक बार आती थी। कुछ ऐसी थी जो मासिक, यानी एक महीने में जो पत्रिका आती थी, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार से यह अपनी रचनाओं को लिखते और लोगों तक पहुंचाते अपनी बातों को। गद्य की विविध विधाओं में अनेक लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। रचनावली का नाम क्या है? बेनीपुरी। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं ताकि आपके काम आए। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि कलम का जादूगर किसे कहते हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। इनकी जो रचनाएं आप कभी पढ़ेंगे इसके अलावा भी, तो आप देखेंगे यह रामवृक्ष जी ऐसे लेखक जो गद्य की रचनाएं अधिक करते हैं। गद्य में क्या क्या आता है? कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है। इस प्रकार से लेखन कार्य करते हैं ताकि लोगों में अपनी बातों को लेखन के माध्यम से पहुंचाने का कार्य होता है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बच्चों यहां तक हमने पढ़ा एक लेखक का परिचय। यहां से हम पढ़ रहे हैं पाठ का सूक्ष्म सार।
किस प्रकार से हम पाठ में जो पढ़ने वाले हैं उनका अनुरूप एक छोटा सा सार है, ताकि आपको समझने में मदद मिले। क्या है? बाल गोविंद भगत जो क्या है, जिन पर आधारित ये पाठ है। रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। जो गांव में एक सजीव चित्रण किया है, किस प्रकार से एक व्यक्ति होता है और सन्यासी का अर्थ क्या होता है। इसको तो बाल गोविंद भगत जी का जो रेखा चित्र है, जो व्यक्ति चित्र है, वह लेखक समझते हैं और समझने के बाद इस पाठ में लगाते हैं। जिस पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, ये क्या है? एक रेखा चित्र और एक व्यक्ति चित्र है जो रामरक्ष बेनीपुरी जी इस पाठ को लाए हैं। अब हम पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है ये बाल गोविंद भगत, यानी पूरा पाठ बाल गोविंद भगत के का ही जो है जिक्र करता है। ठीक है, बाल गोविंद भगत के बारे में ही पूरे पाठ में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या सीख सकते हैं, आइए बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। मझोले यानी छोटे कद के, बहुत बड़ी हाइट भी नहीं थी, इस टाइप से थे और लंबी दाढ़ी थी। क्या है, अपने मन में आप कल्पना बना सकते हैं कि इस तरह से हमारे जो लेखक बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत इस प्रकार के दिखते थे। चित्र ही नहीं चाहिए बच्चों, हम अपने मन में कल्पना कर सकते हैं। जो शब्द बोल रहे हैं, शब्द भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोजोले कद के थे, लंबी दाढ़ी। तो आपने मन में कल्पना कीजिए कैसे दिखते होंगे। ठीक है, शब्द क्या है, बोलते हैं। इसके बाद कहते हैं कपड़े बिल्कुल कम पहनते मतलब जितनी आवश्यकता उतने कपड़े पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कन फटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली मतलब एक कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ये जो पहला पद बड़ा पढ़ा है हमने, इसमें क्या बताया कि जो बाल गोविंद भगत हैं इस पाठ के मुख्य शीर्षक हैं, उनकी विशेषता या उनका जो रूप है बताने का प्रयास लेखक करते हैं। किस प्रकार से मझोला कद है, लंबी दाढ़ी रखते हैं, सफ़ेद है और कबीर पंथी वाली टोपी लगाते हैं, वस्त्र कम पहनते हैं। ठीक है, जितना उपयोग आए उतनी चीज़ें उपयोग में लाते हैं और मस्तक पर टीका लगाते हैं। टीके का नाम बताया यहाँ रामानंदी चंदन। बच्चों रामानंदी चंदन है एक वैष्णव समाज और रामानंदी यानी रामानंदी संप्रदाय इस टीके को लगाता है, जहां पर राम और वैष्णव की यह प्रतीक दिखाता है। ये नाक से लगाया जाता है और एक धारी एक तरफ और एक धारी दूसरी तरफ। तो इस तरह से रामानंदी टीका होता है जो रामानंदी संप्रदाय अक्सर जो है लगाते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और गले में पहनते हैं तुलसी की माला। तुलसी की माला कहने का अर्थ क्या है? जब तुलसी जो हमारे घर में आपने देखी होगी, वह तुलसी जब सूख जाती है, सूखने के बाद उसके जो डंडे होते हैं उनको एक बेडोल से क्या कहते हैं माध्यम से जड़ते हैं। ठीक है, एक धागे के माध्यम से उसको पिरो करके एक माला बनाते हैं जो तुलसी की माला होती है। उसको यह बाल गोविंद भगत पहना करते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। कह रहे उनको मैं सन्यासी नहीं कह सकता, जब जानते हैं उनको तो पता है कि ये उनकी घर गृहस्थी है। अब कहते हैं लेकिन जिसको नहीं पता वो क्या सोचेगा, ऐसा जो स्वभाव बता रहे हैं आप, चित्र बता रहे हैं, तो हम अपने मन में कल्पना कर सकते हैं कि यह कोई साधु है। साधु का अर्थ क्या होता है? जो हर चीज को त्याग करके सिर्फ ईश्वर के मार्ग में चले रहता है, बाकी सांसारिक चीजों से उसका त्याग होता है। तो कह रहे ये गृहस्थ हैं, कोई साधु नहीं है, फिर भी किस प्रकार का रहन सहन इनका पहनावा है। लेखक कहते हैं
मुझे इनकी जो बाल गोविंद भगत है पत्नी तो पता नहीं, लेकिन पत्नी रही होगी, लेकिन मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे पता है बाल गोविंद भगत हैं, उनका एक बेटा और उनकी पतोह यानी एक बहू है। इसके बाद है किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। कबीर कौन है बच्चों? कबीर आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। कबीरदास जी क्या हैं? जो किसी भी धर्म विशेष को नहीं मानते थे। कबीर का यह मानना था कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, वहां की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं मनुष्यता को लेना, बाकी चीजों से वो परे रहते थे, यानी किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं थे। वह मानते थे कि मनुष्यता है और जो सीख दे रहा है कोई भी धर्म उस सीख को लेते, अच्छी बातों को, बाकी चीजों से वो नकारते थे। तो यहाँ पर कबीरदास जी को मानते हैं बाल गोविंद भगत, बहुत मानते हैं, उनकी टोपी भी पहनते हैं। तो ये क्या मानते हैं? कबीर जी को साहब मानते हैं। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात करने का अर्थ क्या होता है? सीधे अपनी बात को रख देना। आजकल के समय में क्या होता है, चाहे आप अभी 10 के हैं, कुछ बड़े व्यक्ति हैं, कोई भी है, तो आज कोई भी व्यक्ति किसी के सामने सच नहीं बोलना चाहता। क्यों होता है? हम सोचते हैं सच बोलने से पहले ये क्या सोचेगा, लेकिन होना यह चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक बताते हैं हमें दो टूक बोलना चाहिए। जो सच है बोल दो, चाहे सामने वाला बुरा माने या अच्छा माने। तो इस तरह से हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए और सच बोलना चाहिए। तो क्या हमारे मन में कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा और मन हमारा साफ रहेगा। तो यहाँ लेखक बताते हैं गोविंद जी ऐसे हैं जो अपनी बातों को सामने रख देते हैं, कुछ नहीं सोचते कि यह झूठ आदमी है, मैं सच बोलूंगा तो ये बुरा मान जाएगा। लेकिन इस तरह से जो भी सच्चाई का सामना करते हुए अपनी बातों को रखते। इसके बाद कहते हैं न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, यानी कोई भी वस्तु को, किसी की वस्तु को बिना आज्ञा के नहीं छूते, ना उसको उपयोग में लाते, पूछ के ही उपयोग में लाते। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे। ये बात बच्चों जब इस तरह की सुविधा नहीं थी हमारे समाज में, गृहस्थ में कि शौचालय बनाए हो, तब की बात है। लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। तो यहाँ बताते हैं लेखक जो बाल गोविंद भगत हैं, खेती करते, खेती से जो भी मिलता मठ पर अपना कुछ अंशदान वहां करते, जितना भी खेती से फसल तैयार होती, फिर वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उसको ग्रहण करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते। अब यहाँ लेखक कहते हैं जो बाल गोविंद भगत जी हैं यह बहुत सुंदर गाते भी हैं, इतना मधुर गाते हैं जो मंत्रमुग्ध हो जाए। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते। पद हमने पूर्व कक्षा में पढ़े होंगे कि कितने कबीरदास जी के पद लिखे हैं जो हमें सीख देते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ का महीना बच्चों यहाँ आपके लिए काम है घर के लिए कि आप हिंदी महीनों के नाम को लिखिए और एक तरफ अंग्रेजी महीनों के नाम लिखिए। कौन सा हिंदी महीना अंग्रेजी महीना के सामने लिखा जाता है, जैसे आषाढ़ का महीना है या जून जुलाई का है, तो इस तरह से जितने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ है, जितने भी हिंदी महीने, हिंदी महीनों को आप लिखेंगे कॉपी में और एक तरफ लिखेंगे अंग्रेजी महीना, तो आपको समझने में आसानी होगी। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, यानी धान किस तरह से रोपे जाते हैं, खेत में उतरते हैं और किस प्रकार से उस मिट्टी से लगाव करके रोपा जाता है वो बताते हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा मतलब औरतें इंतजार कर रही हैं, भोजन लेकर तैयार बैठी हैं कि जो है उनके पति आएंगे खेत से और भोजन करेंगे। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही,
ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ से लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी सने मतलब खेत में पानी भरा है और उसमें धान रोप रहे हैं, यानी लगा रहे हैं। एक एक लाइन से आपने देखा होगा अपने खेतों में किस तरह से धान रोपे जाते हैं। तो इस तरह से पूरे वो सन चुके, यानी मिट्टी पानी जो मिश्रण उनके शरीर पर लग चुका है। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। कहने का अर्थ है उनका संगीत का स्वर इतना मधुर है, जब ऊंचा गाते हैं तो ऐसा लगता है मानो उनका स्वर आसमान की ओर चढ़ रहा है। जब वो अपने स्वर को नीचा करते हैं तो ऐसा लगता है वह उनका स्वर धरती को छू रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, बीण पर खड़ी औरतें के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। संगीत का अर्थ क्या होता है, ऐसा संगीत सुनना चाहिए जो हमारे मन और मस्तिष्क को शांति दे। तो इस तरह से जो बाल गोविंद भगत हैं वो संगीत को गाते हैं और जितने भी लोग सुनते हैं तो वो क्या आनंदित हो उठते हैं। रोपने वाले की उंगलियां अच्छे चलती हैं, जो वहां सामने उठता खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, वह भी गुनगुनाने लगती हैं। तो इस तरह इतना मधुर स्वर से गाते हैं बाल गोविंद भगत जी। अब है भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। तो यहाँ बताते हैं जैसे ही वो गाते हैं, कौन, बाल गोविंद भगत जी, तो वहाँ बादल और बारिश शुरू हो जाती है। मानसून सत्र जो होती है, वर्षा ऋतु, तो बारिश होती है और इसी में मेढक भी आते हैं, बाहर निकल जाते हैं मेढक, किस प्रकार से खेलते हैं। तो जो उनकी आवाज़ है, मेढकों की आवाज़ है, वह किससे, वह तेज है, किससे, बाल गोविंद भगत से। बाल गोविंद भगत इतना सुंदर गाते हैं, मधुर गाते हैं कि उनकी आवाज़ मेढक की आवाज़ दब जाती है और बाल गोविंद भगत जो है ऊंचे स्वर में गाते हैं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। आधी रात हो रही है, उसके बावजूद भी अपना काम कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं। जो अपना भजन गाते हैं ऊंचे स्वर में, बहुत ही मधुर, वो अपना कार्य करते जा रहे हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। यानी सब सोए हैं, सिर्फ जाग रहे हैं बाल गोविंद भगत जी। तो बच्चों, हमने भाग 1 में इस प्रकार देखा जो बाल गोविंद भगत हैं, उनकी विशेषता, गुण और उनका जो कार्य है वह समय पर करना है, और क्या है, जो नियम है वह नियम हमेशा पालन करना है। बच्चों, यह भाग 1 पूरा हुआ। इसको आप सारांश के रूप में अपने कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में मदद मिले। अब मिलेंगे हम भाग 2 में। इसके बाद यह रेखा चित्र हमें क्या क्या आगे सिखाएगी। जल्दी मिलेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए आप इसको समझिए और लिखिए। धन्यवाद।